बनारस में पैदा हुई, वहीं पर 20 साल रही, पढ़ी, बीए तक परीक्षा दिया। मैं शॉर्ट में दे रही हूँ। और उसके बाद मैं बम्बई चली आई, क्योंकि वहाँ गाने का, हमारे घर में बाहर हम लोग नहीं गा सकते थे, ऐसा माहौल था। सीख सकते थे पर गा नहीं पाते थे। मैं बम्बई चली आई, फिर जो कुछ गरबा, रास, गीत सब कुछ भी गाने लगी थी, माने हमारे स्टेटस के हिसाब से, नॉट चीप सॉन्ग्स। वो मेरा खास प्राधान्य था। वो सब शुरू किया। उसके बाद ताज अहमद खान साहब, उनसे मैंने 6 साल गज़लों का अभ्यास किया, कोशिश की। मैंने किया और आ गया ये नहीं कहती, मैं सीखती रही और अभी भी मैं कहीं से कुछ मिलता तो सीखती हूँ ज़रूर। और उसके बाद मास्टर मनहर बरवे से भी थोड़ा उनके पास जाती थी, तालीम चालू रहे इसलिए। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड हमको ले गए सिद्धेश्वरी देवी के यहाँ, मुझको उनसे सीखना था। लेकिन उस समय ऐसा माहौल था कि मैं जाके नहीं सीख पाती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा अगर तुमको सीखना है तो हम लोग चलते हैं। तो सिद्धेश्वरी देवी जी के पास गई। वो मेरी फैमिली को अच्छी तरह जानती थी बनारस में। तो उन्होंने कहा उनकी बेटी आई है, मेरे पिताजी को जानती थी, तो कहा कुंवर साहब की बेटी आई है तो मैं कैसे नहीं सिखाऊंगी। तो उन्होंने हमको सिखाना शुरू किया। और पहले बनारस ले जाती थी मैं। भाई बनारस मेरे पिताजी का घर था, वहाँ रहूँ, उनके घर सीखने जाती थी। सुबह 9 बजे से हमको 8 बजे तक घर बैठाती थी, ताकि बेटा घर मत जाना, हम तुमको खाना खिलाएंगे, यहीं सो जाना, फिर उठ के फिर रियाज करो, क्योंकि तुम 2 महीने के लिए आती हो। तो वहाँ पर मैं सीखती थी। फिर वो दिल्ली चली आई थी, तो मैं दिल्ली उनके घर जाके रहती थी, सीखती थी। और अभी भी मैं विद्यार्थी हूँ, ये मैं पहले से कहती हूँ, मुझे कुछ आया नहीं अभी तक। मधुबन श्याम रही रही मार मोह तरिया रे जब सुधिया राम जब सुधिया जब सुधिया रे हाय जब सुधिया राम जब सुधिया जब सुधिया जब सुधिया जब सुधिया आवे राम जब सुधिया जब सुधिया जब सुधी आवे रामा हो जब सुधी आवे रामा हो हाय जब सुधी आवे रामा जब सुधी आवे रामा जब सुधी आवे रामा जब सुधी आवे रामा जब सुधी आवे जब सुधी
जब तुझी आवे रामा, जब तुझी आवे रामा, जब तुझी आवे रामा, जब तुझी आवे रामा, जब तुझी आवे। तो ज्योतिका रॉय की तरह गाती थी या सिद्धेश्वरी देवी जी की तरह गाती थी या वो अपनी तरह गाती थी? वो अपनी तरह गाते थे। तो वो अपनी तरह की गायकी क्या थी उनकी? मैंने उनसे भी पूछा कि कौमुदी बहन ऐसा क्यों होता है कि हम सीखते हैं आपसे, एक एक फ्रेज़ हम कॉपी करते हैं, सब कुछ मतलब रट रट के भी सुर शायद उसके करीब करीब ही निकल जाते होंगे, लेकिन वो बात ही नहीं आती। कौमुदी बहन, आप आजकल क्या करना चाहती हैं? जैसे आपने संगीत के क्षेत्र में इतना काम किया है, तो आपकी हाल की प्रवृत्ति क्या है? हाल में जो मैंने लिया है, अपने गुरुओं से लिया है, वो मैं देने की प्रवृत्ति कर रही हूँ। तो मैंने जो शिक्षण प्राप्त किया है, वो मैं अपने साथ लेके तो कोई जाता नहीं, तो मैं अपने आगे जो योग्य कलाकार बच्चे हैं उनको सिखाने की प्रवृत्ति खास तो यही कर रही हूँ। बचपन में मेरे फादर साइड का जो फैमिली, फादर तो मैंने 3 साल की थी चले गया, तो माँ ने हम लोग को बड़ा किया। और हमारे ननिहाल माने मामा, वो बहुत प्रोग्रेसिव विचार के थे और बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे गुजरात के। और उनको ये था कि लड़कियों को भी बनारस में जैसे लड़कियां, हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाना हो तो सिर ढक के जाओ, या मैं छोटी थी तो पीठ ढक के जाओ, नीचे देख के जाओ, रास्ते में बातें नहीं करना, ये सब एक हम लोग का शिष्ट था कि ऐसे जाने का, बाहर जाओ तो। अगर मैं वो कोठी जिसे कहते हैं 5 मंजिल की, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादातर मेल्स, वो काम ऑफिस जैसे होती है तो सब कारिंदे प्यादे उन लोग कहते थे, और जो हमारे यहाँ काम करते थे तो सब नीचे ही उन लोग के डेस्क लगते थे, तो वहाँ नीचे काम करते थे। तो नीचे हम लोग कोई खास जाते नहीं थे। कभी नीचे जाएं तो एक दीवान खाना था, चौक था, फिर एक साइड पे बड़ा दीवान खाना था डबल स्टोरी का, पर वहाँ भी कम जाते थे। खाली हमारे गुरुजी आए तब हम लोग को सिखाने, तब गुरुजी ऊपर नहीं आ सकते थे। तो हम कौन लोग गुरुजी थे ये? गुरुजी थे एक सत्यनारायण करके थे, और 2-3 गुरुजी थे, वो लोग आते थे। वो क्या सिखाते थे? भाई वो हमें मैंने शास्त्रीय संगीत लिया पढ़ाई में, क्योंकि हमारे यहाँ गणित के बदले यूपी में बनारस में खास करके गणित के बदले संगीत ले सकते हैं सब्जेक्ट। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में था ये? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, गणित की जगह आप हाँ, संगीत में। तो हमको तो कहते हैं कि जिसको भाता है वैद्य ने, वो वैद्य ने कहा, जिसको जो भाता है वो वैद्य ने कहा खाने के लिए, तो खुशी हो गई। हमने कहा वाह, मैं संगीत ले लूँगी। पर ये तो बहुत आगे की बात हुई, बचपन में एकदम। वो आपको एकदम कौन सिखाता था? बचपन में मैं सीखती नहीं थी। तो फिर आप कैसे मेरी संगीत से मेरी आपको बड़ी लगाव बहन हो गाती गया? थी, मेरे चाचा गाते थे, सब घर में सब थोड़ा थोड़ा गाते ही थे। तो बुआ गाती थी मेरी। क्या हुआ हमारे यहाँ वो माहौल था कि पहले तो क्या था कि खाली अपने घरों में बड़ी बड़ी गाने वाली आर्टिस्ट सब आती थी, हम लोग गाए, या कोई बड़े मेल सिंगर्स भी आते थे, तो वो लोग घर में आके गए, और ऑडिटोरियम्स नहीं थे। इनको देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपने सुना ये? सुना। हाँ। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट सब आते थे, तो ये डबल स्टोरी के हॉल होते थे, हम लोग सबके घर में होते थे। आपकी कोठी में भी आते हाँ थे? हाँ, हमारे यहाँ तो खास आते थे। किन किन का नाम सुना आपने आते थे वो?
मैंने तो काशीबाई का नाम सुना, सिद्धेश्वरी देवी तो कहती थी मैं तो तुम्हारे यहाँ बराबर गाती थी, और मैं तो अभिनय करके गाती थी तुम्हारे यहाँ। अच्छा। हाँ, और वो अचकन और क्या उन लोग पहनते थे ड्रेस उनका खास, वो दुपलिया टोपी पहनती थी टेढ़ी, तो वो पहन के मैं तो एक्टिंग करके गाती थी तुम्हारे दीवान खाने में। तो ये किसके कालावधि में, आपके पिताजी के कि उनके भी पिताजी के? नहीं, उनके पिताजी से चालू था। मेरे दादा परदादा वो तो इतने शौकीन थे कि उस समय रेडियो वगैरह था नहीं, तो नैनीताल में हम लोग के मकान थे, कुछ कोठी थी वहाँ, तो हर एक गर्मियों में एयर कंडीशन भी नहीं था, तो पूरी गर्मी में 4 महीना पूरी फैमिली नैनीताल चली जाए। परदादा के समय से? हाँ। तो आपके जो राजा थे वो तो आपके पिताजी थे? नहीं, मेरे पिताजी के नाना, उन्होंने मेरे फादर को गोद लिया था, तो उनके आप लड़का नहीं था। परदादा जी किसको बोलते हैं, नाना को या? नहीं, मेरे फादर के नाना। फादर के नाना को मेरे आप परदादा जी बोलते हैं? हाँ हाँ, अच्छा। परदादा हुए। तो वो राजा मुंशी माधवलाल जो हैं हाँ। वो आपके पिताजी के नाना थे? हाँ, नाना तो 2 थे। जनरेशन अब। हाँ, और उन्होंने मेरे फादर को गोद लिया था, क्योंकि उनकी एक लड़की थी, अच्छा। और उस लड़की के 3 बेटे थे, तो ये उसमें से मेरे फादर सबसे बड़े थे। अच्छा। तो पहले बेटे को उन्होंने गोद लिया, और उनके पास तो नैनीताल में 4 महीना फिर सब चले जाए, तो एक सबसे बड़ा मकान था, एक बड़ा मकान था जिसमें पूरी फैमिली रहती थी, और नौकर भी जाए, और वो डांडी जिसे कहते हैं, जिसमें बैठ के नीचे ऊपर जाना हो तो। क्या होता था वो नीचे ऊपर जाने? वो एक तरह की पालकी, हाँ। ट्रांसपोर्ट, और जैसे मतलब जो कहार, जैसे कहार डोली टाइप का? हाँ, डोली टाइप, डोली होती थी। आदमी चलाते थे? हाँ, तो 4 आदमी नहीं, 4 आदमी होते थे, वो कंधे पर, और नीचे उतरते थे, लेके उतरे, पर कम होता था, कभी कभी कोई उतरे, बाकी तो सब ऊपर ही सब मिल जाता था। नैनीताल तो हाँ। 4 महीने ऊपर ही रहते? 4 महीने ऊपर। तो उस समय भी वहाँ पे भी गायकी होती थी? हाँ, उस समय यहाँ से बनारस से मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वो 2 भाइयों को ले जाते थे, कोई एक भाई हो, तबलची हो, सरंगी वाला हो, ये वहाँ पर साथ में रहते थे 4 महीना। एंसेम्बल चलता था हाँ उनके हाँ, साथ। और रोज़ शाम को इन लोग गाए, जो उनको मन हो, फरमाइश भी करते होंगे, मुझे पता नहीं, पर वो सब गाने वाने होते थे। तो नैनीताल की कोठी आपने देखी है? हाँ, मैं रही भी हूँ। आप रही हैं वहाँ पे? 2 महीना हम लोग एक बार रहे थे। अभी भी है वो? अभी है, लेकिन किस हालत में नहीं मालूम, क्योंकि उससे थोड़े से ऊंचे चढ़ के मेरे दादाजी की कोठी थी, उसका नाम था रतन कोठी। ठीक है। उसमें ग्रेट ग्रैंडफादर रहते थे, और उससे थोड़ा सा उतर के, ढाल उतर के, फिर ये बड़ी कोठी थी, इसमें पूरी फैमिली रहती थी, और उसमें सिर्फ दादाजी रहते थे, और उनके अटेंडेंट जो काम करते थे उनके, वो लोग रहते थे। और बनारस की बड़ी कोठी हमारे फादर के हिस्से में आई, जिसमें बड़ा तालाब भी था। और नाना का नाम कैसा था? राजा मुंशी माधवलाल। लेकिन उस समय का माहौल ये था कि उनकी पत्नी जल्दी गुजर गई, और वो अकेले वहाँ पर बनारस में कोठी थी हम लोग की, बालापुर, बहुत बड़ी कोठी थी, उसमें तालाब भी था, 100 एकड़ की ज़मीन, 100 बीघा ज़मीन भी थी। वो एक ही गाड़ी थी बनारस में, और फादर को, मेरे दादाजी को राजा कहते थे, राजा मुंशी माधवलाल, तो मेरे फादर को सब कुंवर साहब कहते थे। अच्छा। वो कुंवर साहब के नाम से ही लोग जानते थे। इवन सिद्धेश्वरी देवी जी, गिरजा देवी तो नहीं, छोटी थी उस समय, पर सिद्धेश्वरी देवी, उनके ग्रुप के लोग जो थे, गाने वाले जो, तो वो लोग उनको, मेरे फादर को कुंवर साहब कहते थे। क्योंकि जब मैं पहले सिद्धेश्वरी देवी के यहाँ गई तो मेरे हस्बैंड ले गए थे, क्योंकि उस एरिया में हम लोग को जाने की मनाही थी। तो नीनू भाई ने कहा नहीं चलो, इतनी बड़ी गायिका है। तो वहाँ गए, तो जब उन्होंने बताया कि ये वो नंदलाल मुंशी की लड़की है, अरे बिटिया तो कुंवर साहब का बिटिया हो, उनकी भाषा में उन्होंने कहा। मैंने कहा हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तो कहा इतने बरस कहाँ रही हूँ, कहाँ रही इतने साल?
यहाँ क्यों नहीं आई? बेगम ये दोनों बड़े गवैये, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, केसरबाई, ये सब टॉपर्स। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, उनमें बहुत उदारता होती है मेहनत की। एक बार केसरबाई गा रही थी इंडियन मर्चेंट चैम्बर मुंबई में। इसमें से जो बड़े होंगे उनको याद होगा, कोई कोई होंगे मैं थी। तो सिद्धेश्वरी बाई नीचे बैठी थी और उन्होंने, मैं उनकी शागिर्द थी ना, तो उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ बैठ, तो मैं उनके साथ बैठी। केसरबाई गा रही थी, किसी ने पीछे से कहा कि भाई जी एक ठुमरी हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा उसको कि बेटा इधर आओ, इधर आया। फिर करके इनको देखा, ये बैठी जो है कौन है? उसने कहा सिद्धेश्वरी देवी। तो कहा तूने सिद्धेश्वरी देवी के सामने मुझको ठुमरी गाने के लिए कैसे कहा? क्या तेरी हिम्मत है? ये तो क्वीन है, रानी है, महारानी है। ये उनके वर्ष थे केसरबाई के। तो मैंने कहा बड़े जो आदमी होते हैं वो बड़े होते हैं। एक कविता याद करी थी बड़े का, विष्णु और ये लक्ष्मी शेष शैया पर बैठे हुए थे। तो इतने में भृगु मुनि आए। तो आके उन्होंने देखा तो उन लोग अपने में मस्त थे, मगन थे, तो देखा नहीं। तो भृगु मुनि ने आके विष्णु के छाती पे लात मारी, हम आ गए तुमने देखा नहीं? तो विष्णु ने कहा कि अरे आपको चोट तो नहीं लगी? मेरी वज्र जैसी छाती है, उस पर आपने मारा, आपको पाँव में देखे चोट तो नहीं लगी? तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण आदमी हो तो हमको मारने आता, कि मैंने लात मारी तो वो गुस्सा मारने आता। तो इसने ये कहा तो ये जरूर कोई। तो उन्होंने आके फिर कहा कि नहीं हमारी भूल हो गई। कहाँ विष्णु को घट गए हो जो भृगु मारी लात। विष्णु को क्या घट गया, वो तो महान थे। तो ये दोनों, ये सब बड़े बड़े लोग। अरे जब बेगम अख्तर का अंतकाल आया तो मैं सिद्धेश्वरी बाई के यहाँ थी उस समय, मैं वहाँ जाती 3-3 महीना रहती थी। तो सिद्धेश्वरी बाई रो रही थी, मैंने कहा इतना मत रोइए। तो क्या हाय मेरी अख्तरी गई, हाय मेरी अख्तरी। इस तरह से रोते हुए देखा मैंने। भले गायकी में उन लोग जो भी अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे का इज्जत करती थी, लेकिन रो रही थी वो, अख्तरी गई। अख्तरी माने क्या थी, मालूम है क्या थी, वो तारीफ कर रही थी। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ईर्ष्या देश नहीं करते, प्रेम रखते हैं। ये मेरे ज़हन में है उस समय। सुरुचि जी नमस्कार। नमस्कार। आप कौमुदी बहन से कब मिली? हम कौमुदी बहन से मिले करीब 30 वर्ष पहले। तो अभी से 30 वर्ष पहले? अभी से 30 वर्ष पहले। क्यों मिली? उसकी भी एक कहानी है। उन्होंने वो क्रिएटिव तो बहुत थी, वो ओरिजिनल भी बहुत, उनके पूरे विचार थे। उन्होंने प्रयोग किए, मगर उन्होंने जो ट्रेडिशनल ठुमरी थी उसमें प्रयोग नहीं किए। उन्होंने दूसरे प्रकार के प्रयोग किए। जैसे कि ठुमरी का जो एक बंदिश है उसी को उन्होंने अडेप्ट करके कोई डिवोशनल सॉन्ग में, माने सारा आप डिवोशनल भी गा रहे हैं तो वो ठुमरी अंग में ही गा रहे हैं। तो इस तरह से जो ठुमरी की जो गायकी है उसको दूसरे साहित्य पर उन्होंने मतलब एक तरह से स्टाइल ऑफ सिंगिंग ठुमरी है, लेकिन अलग अलग साहित्य को लेकर उसमें प्रयोग किया। जैसे वो एक खमाज की बहुत प्रसिद्ध ठुमरी है, हाँ छब दिखला जा ध्यान लगो मुहे तो
सूरदास जी का एक पद है, नाथ मेरो कहा बिगड़े गो जाएगी लाज तिहारी। ये द्रौपदी कह रही है कृष्ण को। तो इस तरह से एक मैंने कई जगह पे उनके इस तरह का देखा। वो कंपोज भी करती थी। कंपोज भी करती थी और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कंपोज किया। शी ऑलवेज यूज टू फील कि उन्होंने मुझे भी, मैं भी थोड़ा बहुत लिखती थी और वो उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित करती थी लिखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये क्या सौतन घर जाना और ये सब हम बच्चों को कैसे सिखाएं कि रुनक झुनक मोरी पायल बाजे, कैसे आऊँ तोरे मिलना रे। तो इसको तुम हिंदी में करो, मतलब बच्चों के लिए नर्सरी राइम जैसे होती हैं वैसे बंदिशें। तो मैंने भी कई बंदिशें बनाई, भूप में, दुर्गा में। तो वो उनके पास जो बच्चे आते थे उनको सिखाती थी वो जो इनिशियल राग से। और उन्होंने स्वर अलंकार जो हमको सिखाते हैं ना, सारे गा मा पा धा नि सा मा गा रे सा, पापा मम्मी दोनों आए मेरे लिए क्या क्या लाए, इस तरह से बताती थी। अश्विनी जी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास आना। एक संगीत की साधिका के पास बैठे हैं तो मैं खुद बहुत कृतज्ञ हूँ। और आपसे सुनना है कि आप हमें बताइए कि आपके पास उनकी छवि किस तरह से है, कब से आपने जाना, क्या जाना? ये तो बहुत लंबी कहानी है और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं किसी के साथ शेयर कर पा रही हूँ इनकी मेमोरीज और स्मृति। कॉमेडी बैंड से मिलने से भी पहले मैं मिली थी नीनू भाई से, उनकी हस्बैंड, कॉमेडी बैंड जी के हस्बैंड नीनू भाई मजुमदार। और दैट वाज थ्रू माय आंट सरला भिंडे। हाँ, मुझे ये भी पहले बताइए सरला ताई कौन है? और एक सरला ताई मेरी क्या कहते हैं, माय फादर सिस्टर। अच्छा, बुआ। मेरी बुआ। क्योंकि सारे लोग आपको जानते हैं और मानिक भिड़े जी को जानते हैं। जी, मानिक भिड़े मेरी मदर है। और सरला ताई शी वाज अ ठुमरी स्पेशलिस्ट। शोभा ताई जी की स्टूडेंट थी, शोभा भुट्टू जी की स्टूडेंट थी। और उनका काफ़ी आना जाना रहा नीनू भाई जी के पास। नीनू भाई जी के अक्सर प्रोग्राम्स में वो गाया करती थी। और माने नीनू भाई जी के जितने कॉम्पोजिशंस थे और उनका काफ़ी उसमें सहभाग हुआ करता था। लेकिन पता नहीं, जब मैं बड़ी हो गई तो मैं भी उसी काफ़िले में जुड़ गई। और जिसमें नीनू भाई जी खुद थे, कॉमेडी बैंड थी, उनकी बेटी राजुल बेन वो थी, शुभा जी थी, शुभा जोशी जी, सरला ताई मेरी बुआ जी, मैं, ऐसे हम लोग सब लोग गाते थे। उदय भाई भी तभी शुरू कर रहे थे जब मैं शुरू कर रही थी। तो नीनू भाई के पास जाना, सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उन्हें भी शायद मुझे सिखाना अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने मेरे से ये बहुत बार कहा है कि उनके जो कॉम्पोजिशंस थे डिवोशनल या फिर दूसरे टाइप के, तो वो कहा करते थे कि मेरे कॉम्पोजिशंस क्लासिकल है और वो तुम्हारी स्टाइल से बहुत मेल खाते हैं, तुम उनको गाया करो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था उन कॉम्पोजिशंस को गाना। मैंने काफ़ी सीखा उनके पास, नीनू भाई जी के पास। और मतलब आई बिकेम लाइक देयर फैमिली मेम्बर। काफ़ी प्रोग्राम्स में भी उन्होंने मुझे गवाया। और तब मुझे कॉमेडी बैंड से ज़्यादा मैं जुड़ गई। तब आप उनके संपर्क और सानिध्य में आई। फिर मेरी शादी के बाद कुछ साल ऐसे गुजरे कि कहीं कांटेक्ट नहीं था, पर फिर भी वी वर क्वाइट इन गुड टच। तो आपने नीनू भाई का जिक्र किया, नीनू भाई ने किन से सीखा था? क्या कोई घराना है या वहीं से स्टार्ट होता है ये मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं। वो काफ़ी सीनियर भी थे। अच्छा। और चल भी बहुत जल्दी चले गए। तो आपने माँ से सीखा है, मानिक भिड़े जी से, और नीनू भाई से भी कुछ सीखा है? नीनू भाई से मैंने बहुत डिवोशनल कॉम्पोजिशन सीखे।
इतना ही नहीं, 91 92 में जब मैंने म्यूज़िक टुडे के लिए भक्तिमाला का मुझे हाँ, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग करना था, तो मेरे पास इतना रिपर्टवार नहीं था। मैं नीनू भाई के पास चली गई थी कि मुझे कंपोज करके दीजिए, मुझे गाना है, गणेश पे गाना है, शक्ति पे गाना है, कृष्ण पे तो खैर होता है रिपर्टवार, लेकिन दूसरे टाइप्स के रिपर्टवार मीराबाई मेरे के पास भी। नहीं थे। तो उन्होंने मेरे लिए ख़ास कंपोज करके मुझे दिया है उस वक्त। तो ऐसे मतलब बहुत करीबी संबंध थे। उसके बाद भी उन्होंने मुझे काफ़ी, हर साल मुझे नवरात्रि के टाइम पे बुलाया करते थे, उदय भाई, कौमुदी बहन, आफ्टर नीनू भाई पासिंग ऑल्सो, कि मेरे से गरबा गवाते थे। गुजराती में भी गाया मैंने उनके लिए। अच्छा। और कौमुदी बहन ने खुद मेरे से उनके खुद के गाने गवाए मेरे से। अच्छा। मुझे सिखा के बाकायदा कि जो उन्होंने गाए थे कभी किसी ज़माने में, तो वो मेरे से गवाए, रिकॉर्डिंग करवा के दिया खुद। और फिर अभी लास्ट फ्यू इयर्स मैं उनके पास ऑन एंड ऑफ जाती रही फॉर ठुमरी, कजरी, चैती, ये सब सीखने के लिए। तो वो भी उन्होंने मुझे काफ़ी दिया। तो आप पहले नीनू भाई के कांटेक्ट में आई, जी। फिर आप कौमुदी बहन के कांटेक्ट में। मोरा अंगनैया में फूल का बहार, मोरा अंगनैया में फूल का बहार, मोरा मोरा अंगनैया फूल का बहार। बेला भी फूले, चमेली भी फूले, सब फूलन में राजा गुलाब, सब फूलन में। नीनू भाई और कौमुदी बहन में किनका देहांत पहले हुआ? नीनू भाई का। तो ये लगभग कितने साल पहले की बात है? ठीक याद नहीं, मगर मुझे लगता है कि 15-1 साल। और कौमुदी बहन का देहांत कब हुआ? कौमुदी बहन तो 100 साल की, वो तो जा ही नहीं सकती हैं, वो तो अभी भी एकदम हमारे अंदर हैं। मगर देहांत कोरोना कोविड में अभी पिछले ही साल 2020 अक्टूबर में, जी। कितनी उम्र उनकी थी? 91। वेरी शी वुड हैव बीन 91 अभी फरवरी में। अच्छा। तो आप उनके साथ संगीत के अलावा भी जीवन पर भी बात हुई होगी कि वो जीवन पर कैसे सोचती हैं? बहुत, हम लोगों की कई क्लास ऐसी गुजरती थी कि हम संगीत चर्चा, सत्संग, हरि चर्चा, जिक्र कह दो, उसको कुछ भी कहो, हम उसी में रहते थे। एक आध कुछ बंदिश सिखाती थी, बस हो गया। तो ये जो आयोजन है जिसको हम लोग फिल्म का रूप देना चाह रहे हैं, उस आयोजन में हम लोग उसी जीवन को ही जीवंत करना चाहते हैं आपसे बात करते हुए इस नरेशन में। तो जीवन पर कभी कभी बात ऐसी हुई हो जो हम लोग जो सभी इसको देख रहे हैं, व्यूअर्स, क्योंकि सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उससे कुछ प्रेरित हो सकते हैं। ऐसी अगर कोई बात याद आपको अभी आ रही हो या नहीं भी आ रही हो, तो उसको भी आप साझा कर सकती हैं, क्योंकि मृत्यु से पहले का जो मौल है वही जीवन है। तो उस जीवन के बारे में उन्होंने जो कुछ भी सीखा है या साझा किया, क्या आपको लगता है कि बनारस से जाके जब उनको एक पूरा एकांत मिला तो वो उनके संगीत में सहायक हुआ, और ऐसे ही सभी संगीत के विद्यार्थियों को होना चाहिए, या एक परिवार के बीच में, सबके बीच में रह के भी संगीत की साधना हो सकती है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपको वही लगेगा जो आपके पास गुरु से आए। कौमुदी बहन को देखकर यह लगता है कि उनके ऊपर कोई ईश्वर की कृपा रही, या उन्होंने अपने कर्मों से इस तरह का इस जन्म में जीवन पाया जो संगीत के लिए ही बना था और संगीत के लिए समर्पित था। क्योंकि ऐसा 100 कमरों की कोठी छोड़कर वो यहाँ पे बम्बई में, आप तो जानते हैं किस तरह के कमरे होते हैं, छोटी सी 20 बाय 20 फुट भी नहीं शायद पहला रूम होगा जहाँ पे आई हूँ। तब भी वो कहती कि मुझे मुक्त लगता था, वहाँ मुझे घुटन होती थी, और यहाँ मुझे ऐसा लगता पूरा आकाश मेरे लिए है। और मैं जब यहाँ पे गाऊँगी
नीचे आवाज़ नहीं जाना, क्या पूरी दुनिया मेरी आवाज़ सुनेगी। तो ये जो उनको एक फ्रीडम चाहिए था, वो उनका सोल जो सीख कर रहा था, दैट शी फाउंड थ्रू म्यूज़िक। कभी कभी होता है ना कि आदमी हम सब फंडामेंटल चीज़ों की बात अक्सर बड़े कलाकार करते हैं, आप भी अपने विद्यार्थियों के साथ करते हैं। तो अगर कुछ कोई वाक्य ना याद आ रहा हो। एस्थेटिक्स के बारे में कैसा लगा आपको? उनका जो एक एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग था शब्दों का तो खैर था ही था, पर वो मैंने उनका एक गाना, उन्हीं का गाना गाया था, वृंदावन वाटी सखी जाता डर लागे। तो उन्होंने मुझे खुद बताया था वो गाना, वो मैंने रिकॉर्ड किया था, नीनू भाई थे तभी, और नीनू भाई के ही लिखे हैं शायद वो वर्ड्स। और वो वर्ड्स मुझे इतना हिट कर गए कि वृंदावन वाटे सखी जाता डर लागे। एंड शी एक्सप्लेन टू मी उसके पीछे क्या एस्थेटिक्स है, सब उन्होंने बताया था कि वो कुमार जी के मारूजी भूलो न माने से इंस्पायर्ड है वगैरह वगैरह वगैरह। पर वो वर्ड्स इतने इफेक्टिव थे कि मुझे वो गाते हुए सब भूल के मैं मतलब उसी के मुझे याद है अभी वो सदा की खाली घागर लई, ऐसे कुछ था उसमें। और वो मुझे इतना जाके हिट हुआ कि मैंने कहा कि ये कैसे कोई लिख सकता है कि वो सदा वाली खाली घागर है उसकी। मेरा भी यही हो रहा है, वो क्या है एकदम। I can remember her. She's yours. तो ये मतलब एस्थेटिक्स की बात निकली तो मुझे वो याद आया, और उन्होंने खुद उनसे खुद मैंने बैठ के सामने बैठ के सीखा और फिर रिकॉर्ड किया। मैं तो तड़प रही गिरधारी दर्शन। मैंने कहा कि कुछ माहौल नहीं था, हम लोग शहर में रहते थे, पता नहीं क्यों पढ़ाई में लगे थे, आ नहीं पाए। और मतलब ये था कि हमें गाना प्रोफेशनली नहीं गाना है, कि अपने घर की लड़की बाहर बैठ के गाएगी क्या, ये था। इससे गाना नहीं सीखने वाला है। पर कोर्स में मैंने बीए तक म्यूज़िक लिया था, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए क्लासिकल सीखना पड़ता था। तो वो घर में महाराष्ट्रियन पंडित जी हम लोग कहते थे, तो वो आते थे और आके हम लोग को सिखाए। और डबल चोरी का दीवान खाना था, वहाँ बैठते थे, और ऊपर खिड़की में माँ बैठी रहे, अकेली लड़की टीचर के पास नहीं बैठेगी, तो वहाँ ऊपर खिड़की में कोई तो वो नहीं चाहिए। तो वहाँ इस तरह से हम लोग सीखते थे। वहाँ पे जब नैनीताल में आप लोग की कोठी में जो बाईजियाँ जाती थी या जो भी जाती थी, तो वहाँ पे आपने सुना किसी का नाम कि कौन गाने आती थी वहाँ पे? हाँ, एक तो काशीबाई तो मैंने कहा, उसके बाद और 2-3 बाइयाँ थी, वे नाम याद नहीं आ रहा, आएगा तो कहूँगी मैं। तो वो लोग वहाँ पर जाते थे, और वो ही बाईजियों को वो नैनीताल ले जाते थे। वो बनारस की होती थी? बनारस की होती थी। अच्छा, और भी यहाँ वहाँ से कहीं से आती हैं? आपने कुछ भी ऐसा सुना नहीं होगा? नहीं, तो एक हुस्नाबाई थी। अच्छा, हाँ, हुस्नाबाई वो थी। कहाँ की थी? बनारस की। अच्छा, सब यहीं की थी। तो वो नैनीताल तबलची और एक सारंगी वाला और गाने वाली, ये भी 4 महीना वहाँ रहते थे। तो जब आप बड़ी होने लगी, मैंने 3 वर्ष की आयु में पिताजी का देहांत हो, हाँ, जब आप बड़ी होने लगी तब भी आपने इस तरह की कोई बैठक देखी बाईजियों की, या आपको अलाउड नहीं था? नहीं, उसके बाद मदर ने बंद ही कर दिया। माँ ने कहा कि अब ये सब यहाँ मैं और भाई, वे सब छोटे 16 साल के भाई थे, उसके बाद सब छोटे छोटे बच्चे हम लोग, तो कहा ये सब माहौल ही हम नहीं कर सकते अब, तो वो महफिलें बंद हो गई। मतलब आपने कभी कोई महफिल नहीं, देखी नहीं? मैंने सिर्फ नहीं आपने देखा। इसके बारे में सुना कि इस घर में ये जो जगह है या आंगन है या जो हाँ, भी हाँ, है, यहाँ पे होता था, और इस तरह से सब कुछ।
फिर जब आप सिद्धेश्वरी बाई के पास सीखने गई हम्म। तब उन्होंने और बताया होगा हाँ, आपको हाँ। कि किस तरह से होता है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अब तो तेरी शादी हो गई है, तू आई है, और तेरा हस्बैंड तो कोई रईस आदमी है ही नहीं, और तेरे यहाँ से हमको घर भी मिला है, गांव भी मिला है, हमको कुछ तेरे पास पैसा नहीं चाहिए। जाबो बलम नाही बाला अब बाला ये भी अभी मैं गा रही हूँ, ठाड़ी रे गोरी, गोरी मने सुंदर स्त्री, वो खड़ी होकर और देख रही, बादल की तरफ देख रही। ठाड़ी रे गोरी, ठाड़ी रे गोरी, चितावत बदरा की ओर, ठाड़ी रे गोरी, चितवत बदरा की ओर, कारी कोयल मचावे शोर, काली कोयल कारी कोयल मचावत शोर, गोरी चितवत बदरा की ओर। कारे कारे बदरा, कारे कारे नहीं, ये दुनिया पूरी अलग थी। ये दुनिया शास्त्रीय संगीत से कहीं क्रॉस नहीं हो रही थी। अच्छा। ये मैंने ऐसा कहना चाहिए कि ख्याल के साथ साथ जो मेरा डिवोशनल का सफ़र चला ना, तो ये उस वक्त उस समय पर तो मेरा ठुमरी का कहीं सफ़र चल ही नहीं रहा था। मैंने सीखा तो अपनी बुआ से था, लेकिन सफ़र मेरा ख्याल और भजन का ही चल रहा था, और उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। तो ख्याल से पहले क्या आपने ध्रुपद भी सीखा था? नहीं। ख्याल के बाद आप थोड़ा भक्ति संगीत की तरफ? भक्ति के लिए मैं नीडू भाई को मतलब। तो आपके पूरे संगीत वांग्मय का जो ये हिस्सा है भक्ति का, उसके लिए नीडू भाई और जी, मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो कौमुदी बहन का आपने पहले जाहिर है गाना भी सुना होगा जी। तो उसमें आपको क्या बनारस घराना और सिद्धेश्वरी देवी जी और सिद्धेश्वरी देवी जी के स्टूडेंट है इतना तो मैं जानती थी, तो कहीं ना कहीं उनकी झलक तो दिखाई देती थी जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठुमरी या सिद्धेश्वरी देवी जी के जैसी आवाज़ उनकी नहीं थी। उनकी आवाज़, कौमुदी बहन की आवाज़ एकदम जिसको ये कहा जा सकता है कि एकदम जुवेनाइल आवाज़ थी, छोटे बच्चे के जैसी आवाज़ थी। और काफ़ी सालों तक, मतलब अभी तक उनके गुजरने से जस्ट फ्यू डेज पहले तक उनकी आवाज़ वैसी ही थी। मतलब ऐसा लग रहा था, कभी फ़ोन करो तो ऐसा लगता था कि कोई बच्ची बात कर रही है।
अच्छा, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जितना नीनू भाई से सीखा था उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s, तो बाद में कुछ 15-20 साल बाद, मतलब अभी 6-7 साल पहले के 7-8 साल पहले की बात है, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कशॉप किया। मैं बहुत वर्कशॉप्स करती रहती हूँ डिफरेंट एजेंडा लेके। तो इस वर्कशॉप का एजेंडा था नीनू भाई के जितने मेरे पास डिवोशनल सॉन्ग्स थे, बहुत है, लेकिन उनमें से कुछ 7-8 मैंने स्टूडेंट्स को सिखाए। और ये 7-8 दिन चला, रोज़ एक गाना हम लोग सीखते थे, मतलब मैं सिखाती थी, बच्चे सीखते थे मेरे। एंड लास्ट डे, एज द कंक्लूडिंग डे ऑफ द वर्कशॉप, मैंने कमलीन को बुलाया, घर पर बुलाया, बिठाया, और उनको जितने हमने सॉन्ग्स किए थे नीनू भाई जी के, सब उनके सामने हम लोगों ने परफॉर्म किया। तो मुझे अभी भी याद है कि 5 लोग आए थे उनके घर से, कौमुदी बहन, उदय भाई की बहन सोनल बहन जो अभी भी चली गई, एंड उनके एक आई थिंक भतीजे थे जो बनारस से आए थे, उनके पास डॉक्टर थे, शायद नीनू भाई जी के भतीजे थे। अच्छा। हाँ, तो वो थे और एक कोई थे, 5 लोग आए थे। एंड जब हम लोग गा रहे थे नीनू भाई जी के भजन उनके सामने, तो सोनल बहन तो रोना शुरू हुआ, उनका मतलब आँख में आंसू आ गए उनके पिताजी की याद में। पर मुझे इतना याद है कि हम लोगों ने कौमुदी बहन को भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी कुछ सुनाइए। वो हारमोनियम लेके बैठ गए, उन्होंने भी गा लिया। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ। तो आपको लगता है कि जैसे कोई प्रतिभा होती है जी, और वो किसी घराने से अगर वो प्रतिभा आती है तो उसमें घराने की भी झलक आती है। तो कौमुदी बहन में बनारस की कोई झलक ठुमरी गाने में, या सिद्धेश्वर देवी जी का कोई पैटर्न आता वो था तो ऐसा? था ही था। हाँ। उनका वो तो मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब हम बनारस की ठुमरी सुनते हैं और किराना घराना की ठुमरी सुनते हैं, प्रभात जी वगैरह का, तो बिल्कुल फ़र्क नज़र आता है। हाँ, वो तो आएगा। तो ये जो फ़र्क है, क्योंकि बोलते हैं पूरब अंग की ठुमरी, हाँ। तो वो आप जयपुर घराने में शायद पल्लवित हुई हैं। तो ये कौमुदी बहन के सानिध्य में आने के बाद उसका रिफ्लेक्शन आपके गाने में भी आया? ये ना, मेरा मानना है कि ये क्लैश नहीं करता है। हम लोग जब ठुमरी गा रहे होते हैं तो ठुमरी की तरह गाते हैं, जब राग गा रहे होते हैं तो वो जयपुर घराने की तरह गाते हैं। अच्छा। तो ये क्लैश नहीं करता। ठुमरी ठुमरी। उसकी फीलिंग वही ठुमक के चलने वाली रहती जी। है। तो आपको लगता है बॉम्बे में पिछले 50 वर्षों में विद्यार्थियों की कोई पीढ़ी बनी होगी जिन्होंने उनसे सीखा और सुना? जैसे आपने बहुत अच्छे और बहुत अब तो नामी कलाकार भी बन गए हैं। जानवी श्रीमानकर है, उपगना परिगना पंड्या है, और नूपुर जोशी है, नेहा चिमलगी है, नेहा याग्निक है, ये लोग बहुत, और उदय भाई उनके बेटे बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। रेखा बेन त्रिवेदी हैं, गुजराती संगीत, ये सारे ज़्यादातर गुजराती लोग हैं जो कि गाते हैं। मैं एक अकेली उनकी शिष्या ऐसी थी जो उनको शुरू से पता था कि ये बाहर नहीं गाने वाली है, फिर भी उन्होंने मुक्त मन से खूब मुझे सिखाया। उनको ये कभी नहीं लगा कि मैं मतलब कहीं बाहर उनका नाम नहीं कर पाऊँगी या गा पाऊँगी एज अ प्रोफेशनल, फिर भी उन्होंने बिल्कुल कोई कृपणता नहीं दिखाई। क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी एक एकेडमी बने जो उनके पूरे जीवन और गायकी पर शोध करे, अध्ययन करे, और कुछ बुक्स, एक मोनोग्राफ जैसा उनके बारे में बने, जैसे अभी हम लोग ये फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग और जाए और उनकी परंपरा आगे भी चलती रहे, उनका जो संस्कार है वो संरक्षित हो? बहुत ही सुंदर विचार है, मगर अभी इस तरह जो माहौल हो गया है संगीत का, ज़्यादातर जिन शिष्यों ने भी सीखा है, बहुत मुश्किल से कुछ ही लोग ठुमरी गा पा रहे हैं, और उसको मतलब जस्ट ठुमरी गा पा रहे हैं। तो कहा नहीं जा सकता कि एक यादगार की तरह तो बहुत कुछ चीज़ें संरक्षित की जा सकती हैं, बट आई फील दैट वो ज़्यादा एकेडमिक वैल्यू की रहेंगी।
कि कोई रिसर्च वाले हैं या कोई ज़्यादा जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो उसको समझ पाएंगे शायद। हम लोग तो इस बातचीत से ये संरक्षित ही करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गायकी, उनकी बातें, उनकी सारी चीज़ें एक जगह पर रहे, ताकि इस फिल्म को देख करके भी अगर कोई प्रेरित हो, उनको मदद मिले अपने रिसर्च वर्क में या सीखने में भी, गाने में भी, और जी प्रेरक भी अगर हो सके तो। जी, गुरु कोई सही गुरु मिल जाए, ये ईश्वर की कृपा है। उसी तरह से मैं अहमदनगर में यहाँ पे पूरा मराठी माहौल है, यहाँ पे तो क्लासिकल म्यूज़िक का ज़्यादा माहौल है और नाट्य संगीत, शास्त्रीय संगीत, खूब तैयारी से गाना, ये सब मैं करती थी यहाँ पे। और विशारद मैंने किया था। फिर उसके बाद में जब मैं बम्बई गई, शादी हो गई मेरी, वहाँ फिर भी मेरा मन था कि संगीत को मुझे आगे जारी रखना चाहिए। तो ऐसा मन में आया कि क्लासिकल सुनने वाले कम हैं मेरे सारा जो वातावरण था उसमें। और किसी एक गुरुजी जिनसे मैं सीख रही थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपकी जो आवाज़ है वो लाइट म्यूज़िक के लिए एकदम सही है। ऐसा भी होता है कि आवाज़ लाइट म्यूजिक, और उन्होंने कहा जो आपकी वॉइस क्वालिटी है, जो टिम्बर है और जिस तरह से आपके उच्चारण हैं और जिस तरह से आप गाती हैं, वो प्लेबैक या लाइट म्यूज़िक के लिए या सेमी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए एकदम सही है। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि क्लासिकल म्यूज़िक में थोड़ी सी रियाजी, थोड़ी सी गहरी, थोड़ी सी भारी आवाज़, लेकिन मेरी ऐसी नहीं थी शुरू से ही आवाज़। तो कहीं एक बस ऐसे ही किसी के सोशल जान पहचान में वहाँ पे कहीं किसी की शादी में गाना गाने गए, तो वहाँ पे जो म्यूजिशियंस थे उनसे मैंने पूछा, देखिए मैं बम्बई में नई आई हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि लाइट म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक कौन सबसे अच्छा सिखाएगा मुझे। तो वहाँ पे जो अरेंजर थे उन्होंने मुझे कहा, वो सारा गुजराती पूरा क्राउड था उनका, तो उन्होंने कहा बहन यहाँ पे एक कौमुदी बहन मुंशी हैं, आप उनसे सीखिए। मैं वहाँ गई और मैं उस रूम में मैंने प्रवेश किया। वहाँ पे एक लाइट ऐसी कौमुदी बहन के ऊपर चमक रही थी और वो एक ठुमरी गा रही थी और ठुमरी के बोल थे, तोरी चतुरैया मैं जान गई बलमा। और ऐसी छोटी सी दिखने वाली वो इतना प्लेजेंट सा फेस, हारमोनियम लेके, हारमोनियम भी ऐसा सॉफ्टली बज रहा था जैसे कोई हारमोनियम भी गा रहा है, और एकदम उसमें भाव में डूब के वो सिखा रही थी उनके स्टूडेंट को, तोरी चतुरैया मैं जान गई बलमा। और फिर वो अलग अलग तरह से बोल बनाओ करके उसको बता रही थी कि जान गई बलमा, अरे जान गई बलमा, तोरी चतुरैया में जान गई बलमा। और मुझे ऐसा लगा कि एक लाइट उनके ऊपर चमक रही है, एक लाइट मेरे ऊपर भी चमक रही है। That whole environment had become bathed in some ethereal glow. और मैं एकदम क्वाइट हो गई, शांत हो गई, वहाँ बैठ गई। मैंने 20 साल तक उनसे सीखा। वो जब मैं उनसे मिली तब वो 60 साल की थी। उनकी भी यात्रा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रही, मगर उनका जो एक कन्विक्शन था वो शुरू से, जो हम कहते हैं ना परसेप्शन, शी वॉज वेरी क्लियर। उनका बैकग्राउंड देखें तो वो एक बड़े ही प्रतिष्ठित समृद्ध परिवार से थी, बनारस के। उनके जो दादाजी थे राजा मुंशी माधवलाल, उस नाम से जाने जाते थे, और वो ब्रिटिश के जो वो टाइटल दे देते थे उस तरह के वो ज़मींदार थे वहाँ के। बट
बचपन से उनको संगीत से बहुत प्रेम था, क्योंकि उनके घर में भी उस तरह का वातावरण था। पहले तो ज़मींदारों के और जो ऐसे प्रतिष्ठित परिवार थे वहाँ वो लोग बहुत संगीत साहित्य में रुचि रखते थे। दे वर द पेट्रन्स एक्चुअली, दे यूज्ड टू सपोर्ट आर्ट्स। तो वो माहौल उन्होंने देखा था और जन्मजात उनकी बहुत सुरीली और बहुत ही मधुर कंठ, बिल्कुल कोकिला, इतनी मीठी आवाज़। तो बनारस में किसी से सीखा था या बॉम्बे आके किसी से सीखा? तो बनारस में उन्होंने स्कूल कॉलेज किया, उसमें उन्होंने संगीत सीखा। वहाँ पे उनको बहुत इच्छा थी सीखने की, लेकिन जिस तरह का माहौल था कि आवाज़ नीचे जाना नहीं चाहिए गली में, क्योंकि संगीत को बहुत मतलब कि आपके घर के बच्चे गा रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो वहाँ की बाईजियाँ थी या जो जिस तरह का माहौल था बनारस में, तो वो लोग संगीत डांस इसको बहुत अच्छे घरों में बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। तो उनको बड़ी घुटन सी महसूस होती थी और वो जब सुनती थी बड़े बड़े गायकों को, और उस समय उनको ज्योतिका रॉय का बहुत ज़्यादा उनको वो छवि उनके मन में बैठी हुई थी कि ये तो बिल्कुल कोई देवी की तरह दिखती है और सरस्वती देवी ऐसी ही दिखती होंगी, जो उनका बोलना, जिस तरह के उनके गीत थे। तो शी यूज्ड टू कीप ऑन लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। फिर उन्होंने बताया कि बनारस में एक बार ज्योतिका रॉय जी का प्रोग्राम हुआ था, तो वो वहाँ पे मिली, तो शायद पता नहीं उनको कुछ प्रेरणा हुई, और फिर वो 20-21 साल में जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया तो वो बम्बई आ गई। तब अपने माँ को, घर वालों को सब समझा बुझा के कि मुझे तो जाना है बम्बई और मुझे गाना है बाहर। तो यहाँ आई, फिर बम्बई में उनकी यात्रा। ये 50 से 60 के दशक की बात होगी या उससे भी पहले? उससे भी पहले। अच्छा, उससे भी पहले। तो अगर 40 के दशक के 40, हाँ, मतलब तो बनारस में हिंदी 40-50 गायिकाएं फिर यही सीख सकती थी वो? नहीं, वहाँ उनको अलाउड ही नहीं था, उनकी गली में जाना अलाउड नहीं था। जैसे उनके भाई वगैरह को भी उन्होंने कहा कि हमको वहाँ छोड़ आओ, तो बोलते हैं कि हमको कोई देखेगा उस गली में जाते हुए तो हम बदनाम हो जाएंगे। अच्छा, तुम नहीं जा सकते हो वहाँ पे। इसलिए वो बॉम्बे आना चाहिए। इसलिए वो बॉम्बे आना चाहती थी, और उनको एक अट्रैक्शन था बॉम्बे का। उनको ऐसे लगा कि वहाँ पे जाके आजमाना चाहिए। फिर यहाँ आई, फिर कई उनके सब प्रोसेसेस हुए, किसी के जान पहचान से वो पहले कोरस गाने लगी, जो रिकॉर्डिंग्स होती थी। फिर उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी तो शी गॉट डिस्कवर्ड। फिर उनको एक सोलो सॉन्ग मिला, ये गुजराती रिकॉर्डिंग। फिर वहीं उनकी नीनू भाई से मुलाकात हुई। नीनू भाई म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुमको रसपूर्ण काम करना है। खाना बनाओ तो भी ऐसे, सिर्फ ये नहीं कि तुम गा रहे हो तो तुम आर्टिस्ट हो। यू मस्ट यूज योर आर्टिस्ट्री इन एवरीथिंग। हाउ यू रन द हाउस, हाउ यू कुक योर फूड, हाउ यू टॉक, हाउ यू एक्सप्रेस, हर चीज़ में। और उनको कभी कभी बोलते हैं ना, कौमुदी बहन क्या होगा इस गाने का सब इस तरह से, तो बोल रहे हैं कि रीमिक्स क्यों नहीं आएगा, सब पूरा लाइफ ही तुम्हारा रीमिक्स हो गया। तुम लोग इंडो वेस्टर्न पहनते हो, मैक्सिकन भेल बनाते हो, तो जब जीवन के हर क्षेत्र में ये प्रवाह, ये तो प्रवाह है, ये तो जैसा पहले था वैसा नहीं रहने वाला। उनकी जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल कंटेम्परेरी, कर्मयोगी, एकदम कर्मयोगी। किस माहौल से वो आई थी, उन्होंने कैसा बचपन देखा था, और यहाँ बम्बई में आके किस तरह का जीवन वो जी रही थी, सच में हम लोग क्या क्या नहीं सीख सकते थे उनसे। और मतलब वो अलग ही थी कुछ संगीत एंड सो पॉजिटिव, वेरी। तो आपको जैसे जैसे मुझे जो लगता था उनकी गायकी में कि वो गाती थी तो हम बह जाते थे उनके साथ। आपको क्या ऐसा क्या स्पेसिफिक या क्या खासियत लगी उनकी गायकी में, आवाज़ में, सिखाने में? हाँ, आपका एकदम ठीक है कि उसमें जो डूब जाना, बह जाना,
ये एकदम से वो कर सकती थी, और तुरंत उसमें अगर वो कोई दूसरा इमोशन भी दिखाना चाहती तो उसको भी चेंज कर सकती थी। मुझे याद है एक मुझे उन्होंने कजरी सिखाई थी कि राम प्रसाद बिहासीकर मोहन लीनो कंठ लगा बरसे कारी रे बदरिया मोरी चुनरिया भी जाए। हाँ, तो वो मतलब पहले तो वो पूरा उसको 3 अंतरे हैं ना उसके। हाँ। पहला अंतरा, दूसरा अंतरा, हाँ। पूरा उसी में ही जाता था। तो तीसरे अंतरे में वो राम प्रसाद का नाम आता है, 2 राइटर हैं, और राम प्रसाद बिहासीकर मोहन लीनो कंठ लगाए। और फिर उसके बाद वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता था उनके अंदर, जैसे उनको किसी ने कंठ लगा लिया है एंड शी वुड डांस। आई मीन मुझे उनके गाने में वो दिखाई देता था कि सडनली वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। नहीं, वो बिल्कुल ये कहते हैं, वो थी फील करो, अगर फील नहीं करोगे, हाँ। फील करके गाओ एकदम। तो। एंड शी वुड गो टू द एक्सटेंट टू टेल मी कि ऐसा हस्बैंड से झगड़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं, तुम इमेजिन करो, तुमको कृष्ण पसंद है, तुम कृष्ण को इमेजिन करो, ब्रिंग द रोमांस। यू नो, शी वाज, मतलब इतनी वाइड थी वो। हाँ। तो उन्होंने क्या क्या नहीं सिखाया होगा आपको। या इट्स अ पिटी, मुझे सरलाताई के पास भी बहुत कम सीखने का मौका मिला, बिकॉज यू नो एट दैट टाइम मैं ठुमरी की तरफ मेरा रुझान ही नहीं था, और वो बाद में बहुत बुरा लगता था मुझे कि जब लेना चाहिए था तब मैंने ले लिया सरलाताई से। तो कुछ ऐसा ही ऐसी ही मेरी फीलिंग है कॉमेडी बहन के लिए भी, कि मतलब आई यूज टू गो टू हर व्हेन, मतलब अभी कुछ साल पहले की बात है, तो जब मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, उनकी भी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि उनको पेस्टर ज़्यादा करना चाहिए, तो इसलिए नहीं ले सके जितना ले सकती थी उनके पास से। ये कायम रहेगा मन में। खलेगा। बताइए, आपको ऐसा कभी लगा क्या कि वो जो गा रही है ना, वो सुनने में बड़ा सहज लग रहा है, हाँ। लेकिन अगर हम उसको रेप्लिकेट करने जाएं, वो जो उनका स्पेशली एक जो लूप होता था, वो कई बार गाती थी, तो उसका जो टाइमिंग और उसका जो एक ग्राफ होता था, स्कैनिंग होता था, वो लटका पकड़ने में कुछ समय। बट दैट इज़ वेरी कॉमन विथ माइस्ट्रोज, आई फील, है ना? किसी भी माइस्ट्रो को आप सुनो तो ऐसा ही लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी है, मुझे आ जाएगा, बट दैट इज़ इजी फॉर द माइस्ट्रो, और उनकी जो सहजता है वो उनकी कला से झलकती है। जब हम लोग उसको करने जाएंगे तो हम लोगों के लिए वो सहज नहीं रहती है बात, because we haven't mastered it. Because she had something was there, कि वो जब गाती थी तो आप भले वही स्वर ले लें, वही फ्रेज ले लें, लेकिन उनके गले से कुछ और निकलता। Because उनके लिए वो you know it was like second nature to her, very naturally it would come, जबकि हम लोगों को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो उनका अपना डेवलप्ड स्टाइल था। तो विराम लेने से पहले क्या हम ये पूछ सकते हैं कि जैसे विद्यार्थी के तौर पर कि अधिकांश जो बड़े संगीतकार होते हैं, कलाकार, वो हमेशा बेसिक्स की बहुत बात करते हैं। वो चाहे कोई फिर से किसी से सीखने गया तो भी बेसिक से शुरू करते हैं। तो कभी कुछ याद आता हो कि कभी उन्होंने कुछ म्यूज़िक की कुछ बेसिक्स की बात की हो? अभी तो अचानक से याद नहीं आ सकता, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आदमी हम सब फंडामेंटल चीज़ों की बात अक्सर बड़े कलाकार करते हैं। आप भी अपने विद्यार्थियों के साथ करते होंगे, तो अगर कुछ कोई बात याद आ रहा हो तो। एस्थेटिक्स के बारे में कैसा लगा आपको? उनका जो एक एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग था शब्दों का तो खैर था ही था, पर वो मैंने उनका एक गाना, उन्हीं का गाना गाया था, वृंदावन वाटी से कि जाता डर लागे, तो उन्होंने मुझे खुद बताया था वो गाना
वो मैंने रिकॉर्ड किया था। नीनू भाई थे तभी, और नीनू भाई के ही लिखे हैं शायद वो वर्ड्स, और वो वर्ड्स मुझे इतना हिट कर गए कि वृंदावन बाटे सखी जाता डर लागे। एंड शी एक्सप्लेन टू मी उसके पीछे क्या एस्थेटिक्स है, सब उन्होंने बताया था कि वो कुमार जी के मारूजी भूलो न माने से इंस्पायर्ड है वगैरह वगैरह वगैरह। पर वो वर्ड्स इतने इफेक्टिव थे कि मुझे वो गाते हुए सब भूल के मैं मतलब उसी के मुझे याद है अभी वो सदा की खाली घागर लई, ऐसे कुछ था उसमें। और वो मुझे इतना जाके हिट हुआ कि मैंने कहा कि ये कैसे कोई लिख सकता है कि वो सदा वाली खाली घागर है उसकी। मेरा भी यही हो रहा है एकदम। I can remember her. तो ये मतलब एस्थेटिक्स की बात निकली तो मुझे वो याद आया, और उन्होंने उनसे खुद मैंने सामने बैठ के सीखा। और कि लैंडलाइन पे फ़ोन करो वो ही उठाती थी, वैसे ही एकदम ऐसे लगता था कि एकदम कोई नव युवती ने फ़ोन उठाया है, एकदम फ्रेश, एकदम चर्पी वॉइस। और सारा मतलब उनके पूरे जीवन में ही संगीत था। भारतीय परंपरा में तो अंत नहीं होता है, विराम और विश्राम होता है, तो हम लोग को कहीं तो विराम लेना ही पड़ेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सचमुच में कृतज्ञ हैं, अभिभूत हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। फिर एक सिद्धेश्वर देवी का भी सुनाती हूँ। ये राधा और श्याम की वार्तालाप है। राधा सो रही है, उसको सपना आता है नींद में, और उसको क्या सपना आता है? झहरी झहरी झीनी बूंद है परत मानो, बूंद यहाँ जो पड़ता है ना वो वैसा बरसा। झहरी झहरी झीनी बूंद है परत मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। झहरे झहरे झीनी बूंदे हैं परत मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। सपना है पूरा। आन पूछो श्याम, आन आए, आन पूछो श्याम मोसो, चलो झूली देखो आज। आन आन मोसे पूछे, आन मोसे पूछो श्याम, चलो झूली देखो आज। फूली न समानी भाई ऐसी मगन, फूली न समानी भाई ऐसी मगन। बहुत खुश हो गई। फूली न समानी भाई ऐसी मगन में। राम ने शाम ने कहा चलो, तो आप उठ जाती हैं। उठत उठोई, शाम ने बुलाया, मैं उठ गई। उठत उठोई, उठी गई सोनी गोरी नींद। उठने गई तो नींद भी उठ गई। उठत उठोई, उठी गई सोनी गोरी नींद। सोए गए भाग, सोए गए भाग, मोरे जागी हो जगन में। वो जागृति जो हुई, मैं जाग गई, सपने में सब आ रहे थे, जाग गई तो क्या हुआ? सोए गए भाग मेरे, जागी वहाँ जगन में। आँख खोली देखो तो, आँख खोली देखो तो, न घन है न घन श्याम। आँख खोली देखो तो, न घन है न घन श्याम।
जागृति में मैं जाग गई तो मेरे भाग सो गए, कृष्ण चले गए, सारा जो माहौल का चला गया। सोए गए भाग मोरे जागी वा जगन में, जागी वा जगन में, जागी वा जगन में। वर्षा ऋतु में बहुत अच्छा ये से सुनाया कि ये गजरी इसमें लोग गाते नहीं, ये मेरा सारा कलेक्शन है। गद्दी गद्दा धा गद्दी गद्दा कोमती बहन वो इतनी प्यारी, आपको मालूम है मेरी 2 माँ हैं, एक मेरी मदर जो जीवित है, एक कोमती बहन जो जीवित नहीं है। कोमती बहन ने मुझे जीवन का पहला खुशी दिया। मुझे कुछ एहसास हुआ वो कोमती बहन की वजह से, और मैंने उनको माँ कहा वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में, और मैं उनको हरदम याद रखूंगा। इतना प्यार करती थी। तो जो नीनू मजूमदार थे उनके बेटे उदय मजूमदार, तो उदय नेचुरली उदय के लिए मैंने विदाई, एक टीवी सीरियल थी बहुत फेमस जिसमें रलिया राम और वो लोग सब थे, नाम बोल के, तो उसमें उदय मजूमदार का ये था। खैर, तो उदय मेरा दोस्त तो है ही। तो कोमती बहन को इतना अच्छा ठुमरी गायन किया उन्होंने, और अनसंग हीरोज हम लोग कहते हैं, अनसंग हीरोइंस भी होती है, याद रखिए। जैसे कोमती बहन मुंशी और डॉक्टर अनीता सेन, शेखर सेन की माँ जो भोपाल में इधर, हाँ अपने रायपुर की, जहाँ मेरा ससुराल है। हाँ, आप बताइए, गिरजा देवी जी को बुआ जी तो मैं कहूँगा क्योंकि मेरे पिताजी राखी बांधते थे, मेरे पिताजी को वो राखी बांधती थी गिरजा देवी, और मेरे पिताजी पैट्रोनाइजर थे। तो आप बताइए, आप कौन से लेवल पे इनको, डॉक्टर अनीता सेन को और कोमती बहन को, उन लोगों से कम रखेंगे? रख सकते हैं? नहीं रख सकेंगे। ऐसी ऐसी ठुमरी मैंने कोमती बहन की सुनी है सांता क्रूज के फ्लैट में जाके, कि आपका तबीयत खुश हो जाएगा। मेरी एक बहुत बचपन की दोस्त थी, उनकी शिष्या थी, वो मुझे ले गई थी, मीता शाह, उनसे सीखती थी। तो मेन बात यह है कि वो मेरे फ्लूट को मिस करती थी और वो रिकॉर्डिंग छुड़वा देती थी। तो आरडी बर्मन के पास तो मैं परमानेंट था,
तो मुझे पूछना पड़ता था मनोहरिदा से कि मेरा पीस नहीं है तो मैं क्या कौंदी मुंशी के रिकॉर्डिंग में जा सकता हूँ। इतना मेरा रिलेशन था। वाह। और ठुमरी में जवाब नहीं। जी जी। क्या कहने, क्या कहन थी, और आवाज भी ऐसी थी कुमुदी आंटी की, मेरी माँ, तो वो आवाज में ही ठुमकना, बिल्कुल ये तो ये कुमुदी बहन मुंशी वेरी अंडररेटेड, मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब एक जॉनर से बाहर नहीं लोगों ने पहचाना। दैट डजंट मीन कि वो गिरजा देवी से कम है, या प्रतिभाशाली नहीं थी। एकदम। दैट डजंट मीन कि डॉक्टर अनीता सिंह रायपुर की हमारी, मैंने चाल पहचानी पिया पिया मैया, ऐसे मैंने टप्पा काकी माँ से, जेठी माँ से सीखा कि मैं कह नहीं सकता। कुमुदी बहन ग्रेट लेडी थी, और एब्सोल्युटली ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी, और ह्यूमन बीइंग के तौर पे तो उनका आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। एज यू नो कि वो मतलब स्टेप मदर कहना भी किसी माँ का अपमान है। माँ अब तो माँ ही होती है। बिल्कुल। उन्होंने उदय को बड़ा किया, उदय को इतना प्रेम दिया। और नीनू मजूमदार जी वो लोग हैं जो हरिप्रसाद चौरसिया जैसे एक महान कलाकार को मुंबई में स्थापित करने के लिए माने जाते हैं। नीनू मजूमदार रेडियो में थे। हम लोग जब मुंबई आए 1973 में बनारस से, तब नीनू मजूमदार की तूती बोलती थी। तो कुमुदी बहन के हस्बैंड। जी बिल्कुल। हाँ, तो कुमुदी बहन के लिए मेरी ये श्रद्धांजलि है कि मैं जब घर में जाता था तो एक हमारे मुंबई में विनायक वोरा थे। वो गुजरात में हम कहते हैं कि गुजरातનું गौरव, गुजराती में એવું કહેવાય। तो वो तार शनाई बहुत अच्छा बजाते थे, दुल्लू भाई सराज। तो वो मुझे सांता क्रूज से नीनू भाई मजूमदार के घर ले जाते थे। तो वो गाती थी ए फ्लैट ए में, नीचे स्वर में गाती थी। तो मैं ए फ्लैट ए का फ्लूट ले जाता था, और ठुमरी जब शुरू करती थी तो आंख में आंसू, आंख में आंसू। कैसे स्वर लगते थे गौतम भाई, कैसे स्वर। आई एम वेरी इमोशनल बिकॉज कुमुदी बहन की बात जब आती है तो मुझे वो सांता क्रूज के वो उनके साथ फ्लूट लेके, बेटा तू पिछले जन्म में मेरा बेटा था। मेरी माँ थी वो, मैंने माँ की संज्ञा दी थी ऑफिशियली। हाँ, वैसे आउटडोर में मैंने कहा मेरी माँ है ये। बोले ये मेरे बेटे की तरह बजाता है। पता नहीं मेरे में क्या था, उनमें क्या था, मगर माँ बेटे का रिश्ता था। ये उदय को भी मालूम है। नीनू भाई मजूमदार बहुत टॉल थे, अच्छे पतले। तो वो देखते थे कि बेटा आया है, अभी माँ के साथ बैठेगा। सुंदर वदन सुख सदन श्याम को, सुंदर वदन सुख सदन श्याम को, निरख नयन मन था क्यों, सुंदर वदन। लालन एक चतुराई के ने, लालन एक चतुराई के ने, गेंद उछारी गगन मिसता क्यों, गेंद उछारी
गगन में सिता क्यों बैरन लाज भई रे मोको बैरन लाज भई रे मोको हो गवार मुख ढांक्यो सुंदर वदन सुख सदन श्याम को निरखी नयन मन था क्यों निरखी नयन मन था क्यों सुंदर मदन वाह, बहुत सुंदर। है जी तरसत जियारा हमार हमार रे नैहर में तरसत जियारा हमार तरसत जियारा हमार हमार रे नैहर में तरसत जियारा हमार तरसत जियारा हमार हमार रे नैहर तरसत जियरा तरसत जियरा तरसत जियरा हमार नैहर बाबा हठ कीन्हो बाबा